हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एएलपी एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज आपका 27 नवंबर 2024 है। तो आज हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करेंगे। आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है ये आपका संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। गाइस इससे पहले वाली जितनी भी पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर डाल दी। एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल में जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इनकी मिल जाएगी, आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस। आज का हम 27 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग सभी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं और हम आपको फुल एनालिसिस बताएंगे, यानी फुल डिटेल के साथ में कवर करवाएंगे, जिनसे आपका जिनका भी आगे आने वाले दोनों में एग्जाम है 28 और 29 और बाकी 27 की और भी शिफ्ट में, उन सभी को ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चंस बनेंगे। सो जो डिटेल है यहीं से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा निकल कर आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। सब्सक्राइब जरूर से आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गाइस आपका आज का पूछा गया, जो हाल ही में पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना जो है नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये जो मंत्रालय है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ये मनु भाकर को किया है। मनु भाकर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने मनु भाकर को पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है। क्लियर है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है। आप अच्छे से देखिएगा, ये ब्रांड एम्बेसडर वाले टॉपिक से सीधा सीधा निकल कर आपका आ रहा है। मनु भाकर के बारे में अगर बात करें तो मनु भाकर जो है ये हरियाणा से संबंधित है। इनसे पूछा जा सकता है कि मनु भाकर का जो संबंध है किस राज्य से है। हरियाणा का जो झज्जर जिला है यहाँ की ये है, गोरिया गाँव की रहने वाली है मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 पदक जीते थे। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है कि मनु भाकर का जो संबंध है किस खेल से है, तो निशानेबाजी से इनका संबंध है। 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी इन्होंने अपना नाम किया रखा है। मनु भाकर जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली वर्ड जहाँ भी लग जाता है पहला वहाँ पर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मनु भाकर जो है क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं। तो इनका नाम मनु भाकर है, आपको ये याद रखना है। इससे पहले वर्ष 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे इन्होंने 2 पदक जीते थे। तो यहाँ पर बात की जा रही स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद में। तो ये बनी है मनु भाकर, आपको स्पेशली याद रखना है। इनसे पहले कौन थे? नॉर्मन प्रिचर्ड थे जो कि 1900 में इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। वर्ष 2018 में मेक्सिको में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF में मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी मनु भाकर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने जो है जकार्ता में वर्ष 2018 में एशियाई खेल हुए थे, इसमें मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता था। और इन्हें भारतीय खेलों में योगदान के लिए वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया, या फिर 2020 में मनु भाकर को कौन सा अवार्ड दिया गया, अर्जुन अवार्ड। इस तरह से कैसे भी क्वेश्चंस बन सकता है, आप अच्छे से याद रखिएगा। पूरी डिटेल हमने आपके सामने रख दी है, आगे क्वेश्चंस बनेगा आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है गाइस। टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। 28 तारीख से यानी 28 नवंबर यानी कि आज रात 12 बजे ये ऑफर आपके लिए लाइव हो जाएगा, है ना। और फर्स्ट 200 जो यूज़र रहेंगे, जो भी फर्स्ट 200 यूज़र होंगे जो सबसे पहले बाई करेंगे उनको 100% कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप गाइस 1 साल का 2 साल का कितने भी दिनों का आप पास प्रो परचेस कर रहे हैं और आप इन 200 यूज़र्स में आते हैं तो आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में ये जो है टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट बुक पास प्रो ये रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पूरी फ्री में मिल जाए चीज़ें तो आज रात 12 बजे बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हैं। पूरा 100% कैशबैक आपको मिलेगा, फिर बिल्कुल फ्री में मिलेगा फर्स्ट 200 यूज़र्स को। और अगर आप इन 200 यूज़र्स में भी नहीं आते हैं, बाई चांस अगर नहीं आ पाते हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर जो है 12 से 1 बजे के बीच में, रात में 12 से 1 बजे के बीच में अगर आप परचेस कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये तक का जो है गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो आप कैसे भी करके
12 बजे के तुरंत बाद परचेस कर लीजिएगा। क्लियर है, 100% कैशबैक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सीरियस है एग्जाम को लेकर और चाहते हैं कि पास प्रो आप परचेस कर लें, जिसमें ऑल रेलवेज ऑल एग्जाम, इसके अलावा ऑल एसएससी ऑल स्टेट एग्जाम, यानी कि जो पास प्रो है इसमें सभी एग्जाम का एक्सेस आपको मिल जाता है ऑल ओवर इंडिया की। तो आप जल्दी से यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा और अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिएगा 11:30 बजे का। सब चीज़ ओके रखिएगा, 12 जैसे ही बजे तुरंत से आपको ये परचेस कर लेना है तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फ्री में जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो ले पाएँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और ये भी कैसे मिलेगा आपको, ये हमारे कूपन कोड है RSD, ये कूपन कोड अप्लाई आप करेंगे तभी आपको ये जो है 100% कैशबैक के साथ में बिल्कुल फ्री में मिल पाएगा। तो इस कूपन कोड को डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब तक ये कूपन कोड अप्लाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, है ना। तो RSD कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद में ही आपको डिस्काउंट मिलेगा 100% कैशबैक का और 500 गिफ्ट वाउचर दोनों, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप एक बार अभी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। रात 12 बजे आज ये लाइव हो जाएगा और ये जो सेल चलेगी आपको याद रखना है 28 तारीख से लाइव हो जाएगी रात 12 बजे से। क्लियर है, तो आज रात 12 बजे से आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ें, बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तो। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने सबसे ज़्यादा निर्यात किसको किया है, यानी कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया है ये किया है अमेरिका को। अमेरिका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में देखिए, भारत से सबसे ज़्यादा जो निर्यात है ये अमेरिका को होता है। भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पर होता है, ये अमेरिका को होता है एक्सपोर्ट। साल 2024 की पहली तिमाही 6 माही में भारत ने अमेरिका को 41.6 अरब डॉलर का निर्यात किया था और ये पिछले साल की तुलना में 10% ज़्यादा था। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, चीन के साथ व्यापार घटा बड़ा। 2024 की पहली 6 माही में अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यातक भागीदार रहा है। तो भारत ने जनवरी जून 2024 के दौरान अमेरिका 41.6 अरब डॉलर का निर्यात किया है। तो ये डेटा अपने आप में बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसीलिए क्वेश्चन बेसिकली आपका पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप 2024 का जो फाइनल हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। वेयर इज द ईरानी कप 2024 फाइनल। तो ये लखनऊ का जो इकॉन स्टेडियम है यहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ आई थिंक आपको दे रखा था। अगर स्टेडियम का कभी कभार नाम भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका MTS में WPL से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, WPL से स्टेडियम का नाम भी पूछा है। पहला जो मैच कहाँ पर हुआ था, फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, कौन सा स्टेडियम में, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये स्टेडियम का नाम इसीलिए हमने डाला है। ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट है जो 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक लखनऊ के जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है इसमें आयोजित किया गया है। कब से कब तक हुआ है, 1 से 5 अक्टूबर 2024 के बीच में ये हुआ है, आपको ये याद रखना है। ईरानी कप जो है आमतौर पर भारतीय क्रिकेट सत्र की शुरुआत में खेला जाने वाला पहला घरेलू प्रतियोगिता है और वर्तमान रणजी ट्रॉफी चैंपियंस टीम शेष भारत की टीम के साथ एक 5 दिवसीय मैच ही बेसिकली खेलती है। तो यही ईरानी ट्रॉफी है। और इस साल जो है 2023-24 सत्र के रणजी चैंपियन मुंबई ने अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में शेष भारत का सामना किया, जिसका नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड़ ने किया था। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने पहली पारी में 527 रन बनाए, जिसमें सरफराज खान नाबाद 222 रनों के साथ में शीर्ष स्कोरर बेसिकली रहे हैं। शेष भारत टीम के लिए मुकेश कुमार 110 रन देकर 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज भी इसमें रहे थे। तो आपको थोड़ी सी डिटेल ये अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखकर उनकी दिशाएं स्पष्ट कीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं होती हैं और जो चुंबक के चारों ओर चलती हैं। तो ये जो रेखाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स ये बेसिकली होती हैं और ये चुंबक के चारों ओर चलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा और उनकी दिशाएं इस प्रकार है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर चलने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी जो ध्रुव है इसकी ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये आपको स्पेशली याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आपके उठकर पूछे जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है उसके
परिमाण को दर्शाता है और चुंबक के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है और ध्रुवों से दूर जाने पर कमजोर हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के पास एकत्रित होती है, आपको ये याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ पर एकत्रित होती है? ध्रुव के पास में एकत्रित होती है। और ये जो रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में 2024 में तेल निर्यात किस देश से हो रहा है? फ्रॉम विच कंट्री इज इंडिया एक्सपोर्टिंग ऑयल इन 2024? तो करेक्ट आंसर रशिया रहेगा, रूस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में तेल निर्यात रूस से आयातित कच्चे तेल से हो रहा है ना। रूस से आयातित कच्चे तेल से भारत यूरोपीय संघ को ईंधन का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। तो जुलाई 2024 में भारत ने रूस से लगभग $3 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने रूस के कच्चे तेल निर्यात का 47% खरीदा था, जबकि जो भारत है इसने 37% खरीदा था। तो यूरोपीय संघ ने रूस के कच्चे तेल निर्यात का 7% और तुर्की ने 6% खरीदा था। रूस से आयातित कच्चे तेल को रिफाइनरियों में पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन में बदला जाता है। तो ये बेसिकली आपका कहाँ से? रसिया आपका करेक्टर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम बराबर 1 kg, जी बराबर 10, एच यानी हाइट बराबर 2.5 एम मीटर है ना। और आपका यहाँ पर वर्क क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपका कार्य पूछा है, कार्य कितना होगा? तो ये 25 जूल हो जाएगा। इस तरह से ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बन रहे हैं और ये बता देते कि इजी ही क्वेश्चंस है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप आसानी से, अगर थोड़ा बहुत भी आपने इनको सोल्व कर रखा है तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 2+2 है ना। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किन दो देशों के बीच में होती है? 2+2, ये मिनिस्टरली डायलॉग टेक प्लेस बिटवीन विच कंट्रीज? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। देखिए ये और भी देशों के बीच में होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। बाकी ऑप्शन में आपको भारत और अमेरिका दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता दिसंबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नवंबर 2023 में 5वीं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो ये 2018 में पहली बार की गई थी और 5वीं की गई थी नवंबर 2023 में। याद रखना है, भारत और जापान के बीच पहली 2+2 बैठक जो है ये हुई थी 2019 में 30 नवंबर को नई दिल्ली में। भारत और रूस के बीच पहली 2+2 वार्ता जो है ये हुई थी 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में। तो ये अलग अलग देशों के साथ में हुई है भारत की 2+2। तो अमेरिका ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर आएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 जो वार्ता है ये 2021 सितंबर में हुई थी, 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में। और ब्राजील के साथ पहली 2+2 जो वार्ता है भारत की ये मार्च 2024 में नई दिल्ली के में हुई थी। तो ये सभी आपको याद रखना है किन किन देशों के बीच में हुई है, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ से आपका किसी का भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के बीच रुपये और दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है? विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन रुपीज एंड दिरहम, है ना। तो दिरहम और रुपये में जो ट्रेड है, व्यापार है, इसके लिए जो समझौता हुआ है किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, UAE और इंडिया के बीच में, है ना। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच सीमा पार लेन देन के लिए रुपये और दिरहम का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए 2 समझौते हुए हैं। CEPA पर फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए। स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली पर जुलाई 2023 में हस्ताक्षर किए गए। तो स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCS का मतलब है 2 देशों के बीच लेन देन का निपटान दोनों देशों की अपनी मुद्रा में किया जाता है। तो UAE की आधिकारिक मुद्रा क्या है? दिरहम ही है, दिरहम, जिसे AED के नाम से भी जाना जाता है। और हर दिरहम को 100 फिल्स में बांटा गया है। तो UAE में रहने वाले भारतीय बैंकों में अपने गैर निवासी खातों को UPI सक्षम जो मोबाइल एप्लीकेशन है इससे जोड़कर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर किसी उत्तल दर्पण को फोकस दूरी, यानी कि अगर किसी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो दूरी होगी कितनी होगी? इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो आपका करेक्ट आंसर है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, अगर किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी वक्रता जो त्रिज्या रहेगी 2 सेंटीमीटर होगी। दर्पण से जुड़े कुछ तथ्य भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता के केंद्र जो है इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं।
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी इंटू 2। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र दोनों ही मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु होते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखना है आपको। उत्तल दर्पण अंदर में से पॉलिश किया गया गोलाकार दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में होता है, यानी दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है हमारा HNO3। HNO3 का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा है। व्हाट इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ HNO3? तो ये हो जाएगा 63U। 63U हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल ये है HNO3, ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। इसका आणविक जो द्रव्यमान है 63U हो जाएगा, 63U। आणविक द्रव्यमान क्या है? तो ये किसी विशेष अणु के सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ये परमाणु द्रव्यमान इकाइयों यानी कि AMU में व्यक्त किया जाता है, जिसको U भी आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन्स डेज द्वारा स्त्रावित होता है। थायरोक्सिन इज द सिक्रेटेड बाय द हार्मोन्स। तो कौन से हार्मोन्स के द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायराइड जो ग्रंथि इसके द्वारा स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि एक महत्वपूर्ण हार्मोन ग्रंथि है जो मानव शरीर के चयापचय, वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायराइड ग्रंथि 3 हार्मोन्स पैदा करती है। ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे T3 के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। थायरॉक्सिन, टेटा योथोथायरोनिन, जिसे T4 के नाम से जाना जाता है, और कैल्सीटोनिन। आयोडीन T3 T4 के मुख्य भवन ब्लॉकों में से है। क्लियर है? हाइपर थायरॉक्सिडिज्म जो है ये ओवर एक्टिव थायराइड तब होता है जब आपकी थायराइड जो ग्रंथि है हार्मोन्स थायरॉक्सिन का बहुत अधिक उत्पादन करती है। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ नीति आयोग इन 2015? तो सहकारी संघवाद सहकारी संघवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास, ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट थ्रू कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास। वर्ष 2015 में नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म है, देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखना है। आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर आपको सहकारी संघवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास, ये इसकी थीम है। इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट थ्रू कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। तो ये थीम आपको स्पेशली याद रखनी है। नेशनल, देखिए यहाँ पर आपको वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना जो है ये की गई थी, और योजना जो आयोग था इसके पहले था, तो योजना आयोग को हटाकर इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। तो योजना आयोग को किससे रिप्लेस किया गया? नीति आयोग से। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ये जो योजना है प्लानिंग कमीशन के स्थान पर भारत सरकार का नया थिंक टैंक बना है। नीति आयोग की जो स्थापना का उद्देश्य भारत में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य था। थीम की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य थीम का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक सहयोग बढ़ाना, विकास की प्रक्रिया में राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका देना, नीति निर्माण में जमीनी स्तर पर सुधार सुनिश्चित करना, समावेशी विकास और सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। याद रखिएगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा डबल मेम्ब्रेन किसमें होती है? व्हाट इज ए डबल मेम्ब्रेन, है ना वेयर? तो ये डबल मेम्ब्रेन जो होती है ये यूकेरियोटिक में होती है। यूकेरियोटिक करेक्ट आंसर रहेगा। डबल मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक नाभिक होता है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। तो यही पूछा है कि जो दोहरी झिल्ली होती है किसमें होती है? यूकेरियोटिक में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे कई अंगक होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियाज, गोल्गी उपकरण, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका, है ना, ये वगैरह वगैरह। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए रेखिक होता है और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है डबल मेम्ब्रेन बेसिकली नहीं देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक भी नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक भी नहीं होते हैं। आपको ये स्पेशली देख लेना है। करें तो यहाँ पर गाइस जितने भी क्वेश्चंस मिले लगभग सारे हमने कवर करवा दिए आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के। ये वापस से रिकॉल करवा दें हम। टेक्स्ट बुक की तरफ से काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहे हैं। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं टेस्ट पास प्रो परचेस करने की,
तो टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ये आप बिल्कुल इस ऑफर के तहत फ्री में ले सकते हैं। फ्री में कैसे लेंगे? फर्स्ट 200 यूजर्स रहेंगे उनको बिल्कुल 100% कैशबैक के साथ में मिलेगा, यानी कि 100% कैशबैक अगर मिल गया तो बिल्कुल फ्री में आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट 200 यूजर्स को। तो ये कब से लाइव होगा? आज रात 12 बजे, है ना, 28 तारीख से। तो 28 तारीख से कब आती है? 27 तारीख को आती है रात 12 बजे। 11:59 के बाद में कब आती है? 11:59 के बाद में 28 तारीख आ जाती है। तो आज रात 12 बजे जैसे ही आप 12 बजे तुरंत से अगर आप परचेस कर लेते हैं, फर्स्ट 200 यूजर्स में अगर आप आते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री में टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 ईयर 2 ईयर जितने का आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपको ये कूपन कोड यूज़ करना है RSD, इनकी मदद से आप ये पास प्रो परचेस कर सकते हैं। अगर इसमें आप 200 यूजर्स में भी नहीं आते तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर एक और मौका दिया जाता है जिसमें आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में परचेस कर लेते हैं रात को ही, तो आपको 500 रुपये का जो गिफ्ट वाउचर है ये भी मिल जाएगा, है ना। तो दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर लीजिएगा और आप कोशिश करें कि तुरंत से 12 जैसे बजे तुरंत से सारी चीज़ें पहले रेडी रखें और तुरंत से परचेस कर लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल फ्री में टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस कर पाएँ, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए हम बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो डिटेल आपको जाननी है, जानकारी लेनी है वो अभी ले लीजिएगा पहले ही। बस आपका फिर तो वही काम रहना है, बाकी आपको ओनली बाय नाउ पर क्लिक करके जल्दी से परचेस कर लेना है RSD कूपन कोड अप्लाई करके, तो आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और अधिक जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें आपको ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का जो एक्सेस है ये मिल जाएगा, जिसमें मॉक टेस्ट, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, दुनिया भर की चीज़ें। तो आप एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा। क्लियर है? ये हमारी RPF SI के लिए स्पेशल है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। 50 रुपये के प्राइस पर अभी दी जा रही लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर में। ये SSC GD की 2025 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, और ये RPF कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको PDF मिल जाए प्रॉपर तरीके से, उससे पहले वाली जो PDF हमने एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर डाल दी है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और आगे आने वाली वीडियोस की भी PDF आपको एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप इनको जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना मिले, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।